नमस्कार, स्वागत है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के अगले पार्ट में। पिछले पार्ट में हम लोगों ने हिमालय को कंप्लीट कर लिया था और इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्लेन्स को कंप्लीट करेंगे। कौन से प्लेन्स? नॉर्दर्न प्लेन्स। इंडिया के कहाँ पर प्लेन्स है? नॉर्दर्न प्लेन्स है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग कौन सा टॉपिक चालू करते हैं बिना समय बर्बाद किए, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो फिर नॉर्दर्न प्लेन्स को चालू करने से पहले उस स्टोरी को याद कर लेते हैं कि दो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराए थे। एक कौन था? यूरेशियन प्लेट था और एक था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इन दो प्लेट के टकराने से जहाँ टकराहट हुआ वहाँ तो क्या बना था? हिमालय। और उसके नीचे जो था जियो सिंक्लाइन वाला पार्ट था, वहाँ पर ही एलुवियम सॉइल क्या हुए, रिवर्स के द्वारा जो एलुवियम सॉइल आया वो समय के साथ जमा होते गया, वो गड्ढा भर गया और लगभग बराबर हो गया, जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन कैसे हुआ था? वो हिमालय एंड नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्मेशन इंटर रिलेटेड है, दोनों एक साथ है। अगर एक नहीं बनता तो दूसरा भी नहीं बनता, ठीक है ना। और नॉर्दर्न प्लेन्स के बनने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका था? रिवर्स का था मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अगर रिवर्स सेडिमेंट्स लेकर नहीं आती तो ये नहीं बनता, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए कि रिवर्स आई तो क्या बनाया? नॉर्दर्न प्लेन्स बनाया। अब बात ये है कि जब रिवर्स आई तो कौन कौन सी नदी आई और जिसके कारण ये बना, ठीक है ना। तो सबसे मेन जो नदी है, वैसे तो हम बोल सकते हैं 50 नदी, झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ब्यास, यमुना, गंगा, गंडक, घाघरा, कोसी, सब नदियाँ, ठीक है ना। लेकिन इसमें 3 मेन याद रखना है आपको, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। बाकी सब इसकी ट्रिब्यूटरी नदियाँ है। बाकी जो छोटी जो नदियाँ बताए वो सब क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरी। जैसे गंगा में आगे कौन कौन नदी मिलती है? पिंडर नदी मिलती है, भगीरथी नदी मिलती है, कर्णप्रयाग में ये सब नदी है। भगीरथी मिल गई, पिंडर नदी मिल गई और काली नदी हो गई। बहुत सारी नदियाँ आके गंगा में, गंगा जिसको कहते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे तो गंगा का एक अलग प्रवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें अलग अलग नदियाँ मिलेगी। ब्रह्मपुत्र में अलग 20-30 नदियाँ मिलेगी, इंडस में अलग 7-8 नदियाँ मिलेगी, मेन तो 5 मिलती है। तो इस तरीके से इनका सिस्टम है, इसलिए मेन 3 नदी है। और ये क्या करेंगे? एलुवियम लेके आए। क्या लाए? सेडिमेंट्स, जिसको कहते हैं एलुवियम। और प्लेन्स का जो प्लेन्स था, नॉर्दर्न प्लेन्स, उसको काफ़ी फर्टाइल बनाए, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम जनरल कुछ बातें बता रहे हैं। इसका एरिया कहाँ पर इलाके छोड़े? एलुवियम लाए और ये फुटहिल्स ऑफ हिमालय, यानी हिमालय जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ पर इलाके क्या कर दिए? ये छोड़ दिए, ठीक है। फिर आता है कि नॉर्दर्न प्लेन कितने एरिया में फैला हुआ है? तो स्प्रेड ओवर 7 लाख किलोमीटर, 7 लाख किलोमीटर के ये क्षेत्र में पूरा फैला हुआ है, ठीक है ना। और इतना अच्छा यहाँ पर एलुवियम है, तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो क्या डेंसली है, क्योंकि यहाँ लोग अच्छा से खेती कर पाते हैं तो रह पाते हैं। और ये कौन कौन से एरिया आएंगे इसमें वो अभी हम लोग लास्ट में बताएंगे, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन का खासियत क्या है? फर्टाइल सॉइल एंड प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी बहुत है हमारे यहाँ, हमारे तरफ मिट्टी अच्छा है और पानी क्या है? अच्छा है, प्लेंटी ऑफ सॉइल। अब प्लेन्स का बात हम कर सकते हैं कि हम प्लेन के हैं। आप लोग तो डेजर्ट में आ गए, नहीं तो आपके यहाँ से जो पंजाब है वो भी प्लेन में ही आता है। तो फर्टाइल सॉइल है हमारे यहाँ, मिट्टी में कुछ भी डाल दो, कोई भी खेती करो, आप आराम से कर सकते हो। पानी आराम से मिल जाएगा, चापाकल में बहुत कम हाइट पर ही पानी उपलब्ध है। तो ये इन दोनों के कारण हमारे यहाँ खेती अच्छा होता है, इसलिए वहाँ की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। जहाँ खाने को अच्छा मिलेगा वहाँ आबादी तो अपने आप होगा ना, ठीक है ना। तो ये बात है। अब हालांकि नॉर्दर्न प्लेन्स को आपको लग रहा है कि हाँ नॉर्दर्न प्लेन है मतलब प्लेन, लेकिन नहीं, नॉर्दर्न प्लेन में भी क्या है? बहुत सारी वैरायटीज है। इसमें क्या क्या? वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर है, जिसको हम लोग को इस लेक्चर में समझना है। वेरियस क्या है? और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर बनेगा तो इसी से बनेगा, ठीक है ना। वेरियस ज्योग्राफिकल फीचर,
आप बोलोगे ऐसा ऐसा क्या है सर इसके अंदर अलग, इसके अंदर क्या है, रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड, दोआब बनाएंगे, ये सब बताएंगे हम लोग, इसको जब मिटाएंगे ना तब उसको बताएंगे कि रिवराइन आइलैंड क्या है, दोआब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, ये सब किस में पाई जाती है, नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है। तो अब हम लोग समझ गए प्लेन क्या है, कैसे बना, अलुवियल सॉइल आए कहाँ से, हिमालय से। All the alluvial soils get accumulated on the geosyncline to form northern plains. It is highly populated because it has a good quality of soil and plenty of water, which helps in crop or agriculture. उसके बाद ये it has various geographical features. They are like riverine islands, doab and distributaries. Now our next topic will be what is riverine island, what is doab and what is distributaries. So we will understand everything one by one. तो सबसे पहला क्या है, रिवराइन आइलैंड। रिवराइन आइलैंड, देखिए आइलैंड क्या होता है, आइलैंड और पेनिनसुला में मैंने अंतर बताया था कि अगर ये लैंड का मास और चारों तरफ पानी से घिरा पड़ा है तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आइलैंड। अगर कोई लैंड मास है, इसके एक तरफ पानी है, एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ तो पानी है, लेकिन इधर क्या लैंड है, तो ये क्या हो गया, पेनिनसुला हो गया। जैसे कि इंडिया क्या पेनिनसुलर प्रॉपर्टी कलेक्टिव ना, गाड़ी जाना है सबको यहीं से जाना है। तो आइलैंड क्या हो गया, जो चारों तरफ पानी से घिरा रहे। तो रिवराइन आइलैंड का मतलब क्या होगा, वैसे आइलैंड जो रिवर्स में बनते हैं, ठीक है ना। होता क्या है कि जब रिवर आगे बढ़ती है सेडिमेंट्स को लेके, तो इनिशियली देयर वेलोसिटी इज हाई। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली रिवर वेलोसिटी इज हाई, तो शुरू में उसका प्रवाह ज़्यादा होता है, तो जितने सेडिमेंट्स है सबको लेके आगे चलती है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है इसका वेलोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। फर्दर विथ टाइम, फर्दर विथ टाइम इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस। तो शुरुआत में जैसे कि यहाँ से अगर रिवर निकली तो शुरुआत में इसका वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जब ये प्लेन पे आएगी, जो हमारा प्लेन है वहाँ आएगी, तो इसका वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो क्या होता है, कई बार रिवर सेडिमेंट्स लाते हैं और वहाँ पर ला के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो गया, रिवराइन आइलैंड में क्या होता है, रिवर शुरुआत में क्या होता है, वेलोसिटी ज़्यादा होता है, उसके बाद वेलोसिटी कम होता है। वेलोसिटी कम होने का कारण क्या होता है, ये क्या करते हैं, एलुवियल सॉइल कोई भी सेडिमेंट से वो ला के छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यानी कि डिपोजिशन होता है, क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। एज देयर वेलोसिटी डिक्रीजेस द सेडिमेंट्स आर डिपोजिटेड। और जब ये सेडिमेंट्स, जैसे कि मान लीजिए नदी है, मान लीजिए नदी चालू की, ठीक है ना, तो शुरुआत में तो इसका स्पीड ये है, लेकिन जब ये प्लेन में आए तो यहाँ पर क्या किए, यहाँ मिट्टी जमा होने लगा। ऑल द सेडिमेंट्स स्टार्टेड गेटिंग एक्यूमुलेटेड हेयर, ठीक है। और यहाँ जब ये हो गया तो यहाँ पर ये लैंड मास क्या हो गया, रेज हो गया, यहाँ क्या हो गया, लोग रहने लगे, यहाँ मिट्टी बन गया, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, रिवराइन आइलैंड। यानी नदी के बीच में, आप लोग सर इतना छोटा नदी में इतना बड़ा आइलैंड कैसे। नदी जब बढ़ती है तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बहुत बड़े एरिया में फ्लो करती, लगता है कि समुद्र है। जब गंगा फ्लो करती है तो कई सैकड़ों किलोमीटर दूर तक उसका फैलाव होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि छोटी मोटी नदियाँ होती है कि यहाँ से लेके कोटगेट, यहाँ से लेके 3 नंबर या इतने मीटर। तो जो नदियाँ होती है उसका जो विड्थ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उतने बड़े विड्थ में कई किलोमीटर तक ये रिवराइन आइलैंड होता है। तो इंडिया में है ऐसा क्या, जी हाँ, इंडिया में रिवराइन आइलैंड है, एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। वो कौन सा है वो बता देता हूँ।
माजुली, माजुली एक ऐसा रिवराइन आइलैंड है माजुली, जो कहाँ पर ही है, ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहाँ, ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और ये क्या है, वर्ल्ड्स, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, रिवराइन आइलैंड है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है। कहाँ पर ये, ब्रह्मपुत्र रिवर में, और इसका नाम क्या है, माजुली। सो इसके साथ हम रिवराइन आइलैंड को समझ लिए कि क्या होता है। इनिशियली द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज वेरी हाई, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम एज रिवर स्टार्ट्स टू फ्लो, कंटिन्यूज टू फ्लो, इसका क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होता है जब ये प्लेन्स में फ्लो करना चालू करती है, जिसके कारण क्या होता है, जो सेडिमेंट्स लेके आ रही है वो सेडिमेंट्स वहीं छोड़ते रहती है, और धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पर ही आइलैंड बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवराइन आइलैंड कहते हैं। और ये ऐसे बनता है। और एक एग्जाम्पल जो था वो कौन सा था, माजुली रिवर था, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोआब क्या होता है। ये सारे जो टर्म्स हम लोग यूज किए थे, दोआब। सेकंड, दोआब। दोआब क्या होता है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, लैंड बिटवीन टू रिवर्स। ये क्या बात हो गया भाई, देखिए एक नदी यहाँ से बह गई, गंगा, एक नदी यहाँ से बह रही है, मान लीजिए यमुना, इनके बीच में कुछ 500 किलोमीटर एरिया है। कितना एरिया, 500 किलोमीटर एरिया मान के चलिए, एग्जैक्ट नहीं होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो ये एक नदी है, ये एक नदी है, दो नदियों के बीच में जो एरिया होता है ना, ये नहीं कि जुड़ा हुआ है, यहाँ से एक नदी बह रही है, यहाँ से, दो नदियों के बीच में जो एरिया होगा, दो आब। दो आब किससे बना हुआ है, दो आब। दो जो है इसका मीन्स तो टू होता है, और आब का मतलब क्या होता है, रिवर्स। जो दो नदियों के बीच का भूमि होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे, ठीक है ना। तो दोआब, व्हाट इज दोआब, दोआब इज द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। एक सबसे फेमस जो दोआब है वो यही है, गंगा, गंगा यमुना दोआब, ठीक है। तो ये हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में जो पढ़ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स में रिवराइन आइलैंड पढ़ लिए, दोआब पढ़ लिए, ठीक है। तो ये मेन दो आपको याद रखना है। तीसरा था डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है, जब नदियाँ बढ़ती आगे तो इनका वेलोसिटी लास्ट में जाकर और कम होता है। जैसे शुरुआत में थी तो बहुत ज़्यादा था, फिर उसके बाद कम हुआ, फिर उसके बाद और कम होगा, फिर उसके बाद और कम होगा। तो शुरुआत में था तो काफ़ी ज़्यादा, तो उसके बाद रिवराइन आइलैंड बनाती है, ठीक है ना। उसके बाद और आगे जब पहुँचती तो यहाँ इनका वेलोसिटी कम हो जाए, तो ये नदी जो है ये आगे जाके कई धाराओं में बट जाती है, टूट जाती है। मान लीजिए कि नदी बहते आ रही है, लास्ट में आके ऐसे है, ये 5 भागों में टूट गई। क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। एक ही नदी कितने भागों में टूट गई, 5 छोटी छोटी नदियों के भाग में टूट गई। उसको क्या कहते हैं हम, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटरीज का क्या डेफिनेशन लिखोगे, व्हेन अ रिवर रीच द एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन देन its velocity decreases so much that it's get divided into many small rivers which are known as distributaries. ओके, तो ये इसके साथ हम लोग ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट खत्म कर लिए, लेकिन अभी नॉर्दर्न प्लेन खत्म नहीं हुआ, काफ़ी कुछ बाकी है, इसमें आगे बढ़ते हैं। लेंथ देख लो वीडियो की, 14 और 10 मिनट, ठीक है। तो ये तो हम लोग पढ़े कि उसमें कुछ कुछ टर्म्स थे। अब नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बस बोल दिए क्या कि हाँ ऐसे इंडिया है, हाँ ये खत्म नॉर्दर्न प्लेन, इतना, ये वाला पार्ट नॉर्दर्न प्लेन है, बस इतना ही से, ऐसे क्या खत्म हो जाएगा, नहीं। जैसे हम लोग हिमालय को रीजन के आधार पे बांटे थे, दो नदियों के बीच का रीजन, सॉरी क्या होता है, बैठे बैठे थोड़ा ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स को भी लगभग 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, 3 भागों में बांटेंगे, जो जो मेन नदियों के हिसाब से है उसको हम लोग पढ़ते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन कितने भागों में बटेगा, नॉर्दर्न प्लेन 3 भागों में बटेगा। तो नॉर्दर्न प्लेन
डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस, ठीक है ना। 3 पार्ट में नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग डिवाइड किए हैं। अब मान के चलिए कि अगर ये नॉर्दर्न प्लेन था, ऐसे मैप ऐसे था, ऐसे होता नहीं जाएगा। ये अगर हमारा नॉर्दर्न प्लेन है तो ये 3 भागों में बटा है। पहला भाग हम लोग पढ़ेंगे अभी यहाँ पर, ठीक है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन क्या है, एरिया वाइज की 1 2 3 भागों में बटा है, जिसमें पहला जो प्लेन है वो कौन सा है, पंजाब प्लेन है, ठीक है ना। कौन सा प्लेन है, पंजाब प्लेन है। दूसरा कौन सा है, गंगा प्लेन है। और तीसरा कौन सा है, ब्रह्मपुत्र प्लेन है। जहां जहां ये नदियां बह रही है, तो पंजाब जो प्लेन है, जो पंजाब प्लेन है, उसमें क्या होगा हम लोग देखते हैं। पंजाब में बहुत सारी नदियां गुजरती है पंजाब से। अगर हम इसको ऐसे बात करें तो यहाँ से झेलम आई, यहाँ से चेनाब आई, यहाँ से रवि आई, यहाँ से ब्यास आई, यहाँ से सतलज आई। तो आप देख रहे हो कि ये सारी नदियाँ यहीं से गुजर रही है। कहाँ से, पंजाब से, ठीक है ना। तो पंजाब में कौन नदी है और उसका ट्रिब्यूटरीज कौन है। ट्रिब्यूटरीज मतलब एक नदी में आके सारी नदियाँ मिल रही है। तो सबसे मेन नदी कौन है, इंडस, और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये सारी नदियां इंडस नदी में मिलेगी और क्या बनाएगी, पंजाब प्लेन बनाएगी। ये है पंजाब प्लेन, ठीक है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो पंजाब वाला एरिया है, तो पंजाब वाला एरिया केवल इतना नहीं है, आधा पंजाब का पार्ट पाकिस्तान में भी है, जो कि जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान में चला गया। तो ये सारी नदियाँ मिलकर क्या बनाती है, पंजाब प्लेन बनाती है। अब हम लोग पढ़े थे दो नदियों के बीच का जो एरिया था उसको दोआब कहते हैं। यहाँ पर तो 5 नदियाँ जा रही हैं, तो 5 का मतलब होता है पंच नदियों के बीच का जो लैंड है, यानी अब पंजाब, ठीक है ना। पंजाब, पंज का मतलब होता है 5, अब का होता है लैंड। तो पंजाब मतलब इसलिए उसका नाम पड़ा पंजाब। पंज का मतलब होता है 5 और ये क्या होता है, लैंड। तो 5 अब का मतलब क्या होता है, रिवर्स। तो 5 नदियों का जो प्रदेश है, 5 नदियों के बीच का जो जगह है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब प्लेन कहते हैं। उस स्टेट का नाम हम लोग पंजाब रखते हैं, ठीक है। तो ये बात था आपका पंजाब प्लेन का। और इसमें हम लोग अब आगे पढ़ेंगे कि गंगा प्लेन क्या है। तो गंगा प्लेन है वो एरिया जो घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच में है, ठीक है ना। यहाँ पर, यहाँ ये समझिए, यहाँ घग्गर नदी है और यहाँ तीस्ता नदी है। तो ये जो प्लेन है ये एक्चुअली इस टाइप से, ये यहाँ पर कौन नदी है, घग्गर, और यहाँ कौन है, तीस्ता। हम नदी बताए थे ना, गंडक, घाघरा, कोसी। तो घग्गर जो नदी है वो यहाँ पर ही है, ठीक है ना। तो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में जो है, यानी कि क्या, घग्गर और तीस्ता। घग्गर नदी का कुछ पार्ट लगभग हरियाणा से होते हुए राजस्थान में भी और गुजरात से भी जाता है घग्गर नदी, ठीक है ना। तो घग्गर तीस्ता जो है, घग्गर क्या है उत्तर प्रदेश होते हुए राजस्थान में भी कुछ पार्ट वगैरह घग्गर का आ जाता है। तो उतना याद नहीं रखना कहाँ जाता है। बोला जाता है कि घग्गर नदी और तीस्ता नदी के बीच में जो प्लेन है उसको क्या कहते हैं हम लोग, गंगा प्लेन कहते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर राज्य कौन कौन सा आ जाता है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ पार्ट, झारखंड सम पार्ट, ठीक है ना। तो गंगा प्लेन सबसे बड़ा प्लेन हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें इतनी सारी राज्य आ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्या, गंगा नदी, हमारे यहाँ से गंगा नदी गुजरती है। तो जहाँ जहाँ से गंगा नदी गुजरती है वो सब किस में आ जाएंगे, गंगा प्लेन में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब लास्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन क्या है, जो इधर से नदी आ रही है। बार बार बताया कि दिहांग गौर से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी हमारे यहाँ घुसती है, ठीक है ना। तो ये क्या, ब्रह्मपुत्र नदी में का प्लेन बनता है, ईस्ट टू द गंगा प्लेन।
तो गंगा प्लेन के ईस्ट में लाई करती है, ईस्ट टू द गंगा प्लेन। किसके द्वारा बनाई जा रही है? ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में आपको याद रखना है। तो इसमें कौन सा राज्य आ जाएगा? असम आ जाता है, मैं असम आ जाएगा, एंड रेस्ट ईस्टर्न इंडिया। सब राज्य के छोटे छोटे जैसे अरुणाचल है, ये सब का थोड़ा थोड़ा पार्ट आ जाएगा, किसमें? ब्रह्मपुत्र प्लेन में। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो कितने टाइप का है? 3 टाइप का है, पंजाब, गंगा और ब्रह्मा। पंजाब में जो एरिया है वो पहला वाला है इंडस नदी से जो बन रहा है, दूसरा है घग्गर और तीस्ता नदी के बीच में जो बन रहा है, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब देखिए कितना हो गया लेंथ, 21 हो गया। चलिए तो इस वीडियो का अब लास्ट टॉपिक हम लोग कर लेते हैं। 3 टाइप ऑफ प्लेन हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ लेंगे कि प्लेन में 4 तरह का फिजिकल फीचर्स होता है, भप्पर, तेराई, भांगर और खद्दर। ये तो हो गया एरिया वाइज, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि सब एरिया में सब अलुवियम सॉइल भरा पड़ा हुआ है। इसमें क्या है कि सेडिमेंट्स हो, और ये जो बाकी अलग अलग फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स, बड़े बड़े पत्थर होंगे, कहीं कहीं छोटी छोटी मिट्टी होगी, कहीं प्यारी प्यारी मिट्टी होगी, कहीं मोटी मोटी मिट्टी होगी। तो उसके आधार पर हम लोग का क्या है, 4 टाइप का ये है, उसको हम लोग को पढ़ना है। भब्बर या भाबर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भब्बर ही रहेगा ना, इसको याद रहेगा ना, भब्बर, तेराई, ये 4 हम लोग पढ़ लेंगे तो इस लेक्चर में, फिर उसके बाद खत्म कहानी। भंगार या भांगर, भांगर बोलते हैं, भंगार तो कचरा को बोलते हैं, भंगार और खादर। तो आइए बिना समय वेस्ट करते हुए क्या पढ़ते हैं हम लोग? भाबर को पढ़ते हैं। जब नदियाँ बहती है तो शुरुआत में उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो बड़े बड़े चट्टान, इतने बड़े बड़े से पत्थर लेके आती है, ठीक है ना। तो ये पहाड़ से उतरी तो यहाँ बड़ा पत्थर आया और यहाँ पर ही आकर रुक गया। मान लीजिए कि एक पत्थर है, ये पत्थर है, इसको आप छोड़ोगे तो ऐसे लुढ़क के आएगा, ठीक है ना। मान लो कि ये यहाँ पर ही नदी है, आएगा ऐसे और रुक जाएगा। यहाँ से वेलोसिटी ज़्यादा, अब इसको हम ऐसे रखें, ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये आके क्या करती है, यहाँ पर ही फुट हिल्स पे और माउंटेन के रुक जाती है, और बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं, नदियाँ जहाँ पर रुकती है, बनाती है, उसको हम लोग कहते हैं भब्बर, ठीक है ना। तो क्या है, ये लाइन पैरेलल टू शिवालिक। पहले ये होता कहाँ है ये जान लीजिए, लाइन पैरेलल टू शिवालिक, जहाँ शिवालिक खत्म होता है ना उसके पैरेलल में ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक के जस्ट नीचे में क्या है, ये भब्बर आपको देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। अब ये पत्थर से बने होते हैं, किससे? कंप्राइज्ड ऑफ पेबल्स, पेबल्स मतलब बड़े बड़े पत्थर, कंप्राइज्ड ऑफ पेबल्स, जिनको कौन लेकर आया? रिवर लेके आई है। ब्रॉड डाउन बाई रिवर, ठीक है ना। तो शिवालिक के पैरेलल में लाई करती भब्बर, और किससे बनी है? बड़े बड़े पत्थर जो रिवर से जब ऊपर से आती है, हिमालय से फ्लो करके, तो वो लेके आती है। अब होता क्या है ना, ऐसा लगता है कि स्ट्रीम जो है, जो नदी आती है, स्ट्रीम डिसअपियर। लेकिन जब नदी शुरुआत में निकलती है तो बहुत पतली और छोटी होती है, तो जब वो पत्थरों के बीच से फ्लो करती है ना, तो लगता है कि वो खो गई। आप दूर से देखोगे तो आपको दिखेगी ही नहीं। तो क्या करती है ना, भब्बर के पास आकर पूरा कमज़ोर पड़ जाती है, पूरा फैल जाती है छोटे छोटे धाराओं में। तो लगभग हम लोग को ऐसा लगता है कि स्ट्रीम डिसअपियर हो गया, कहाँ पर ही? भब्बर में, ठीक है ना। भब्बर का जो बेल्ट होता है, जो भब्बर वाला एरिया होता है, उस वाले एरिया में क्या होता है, हमको लगता है कि स्ट्रीम डिसअपियर हो गया, खो गया, दिख ही नहीं रहा है, लेकिन वास्तव में थोड़ा थोड़ा रहता है। तो कोई भी नदी है, जैसे गंगा नदी चाहिए, इतना बड़ा इसलिए होती है क्योंकि उसमें बहुत सारी नदियाँ मिलती है, तब जाके वो गंगा बनती है। अकेले गंगा इतनी बड़ी होकर नहीं निकलती है हिमालय से, ठीक है। वो तो केवल भागीरथी बन के निकलती है, उसके बाद अलकनंदा और बाकी नदी उसमें आके मिलती है, ठीक है ना। पिंडर नदी मिलेगी, अलकनंदा नदी मिलेगी, मंदाकिनी नदी मिलेगी, तो ये सब नदी मिलती है, तब जाके गंगा बनती है। तो जब ऐसी पतली पतली स्ट्रीम्स आती है
तो वो आगे भब्बर बेल्ट में लगता है कि खो गए, बट एक्चुअली दे डोंट डिसअपियर। लेकिन ऐसा हम लोग को लगता है कि डिसअपियर हो गया, ऐसा लोग मान लेते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं तराई। तराई क्या होता है? तराई का रीजन है कि जब ये भब्बर बेल्ट में नदियाँ खो जाती है, उसके बाद फिर ये निकलती है। नदियाँ फ्लो तो हो रही है, ऐसा हम लोग को लग रहा है कि खो गई, लेकिन एक्चुअली नदियाँ खोती नहीं है। वो फिर एक जगह लैंड, जब मिट्टी अच्छा आएगा तब हम लोग को लगेगा कि वाह नदी वापस निकल आया है। ये थोड़ी छिपा छिपी, हाँ चलो छिप जाते हैं, फिर जब मन के निकल गए। तो नदियाँ लगता है डिसअपियर, लेकिन बाद में फिर रीअपियर होती है। तो जिस जगह में वो रीअपियर होती है उसको हम क्या कहते हैं? तराई का रीजन कहते हैं। ठीक है ना? तो ये कहाँ? भब्बर बेल्ट के नीचे पड़ेगा, है ना? भब्बर के साउथ ऑफ भब्बर या भाभर, जो भी नाम है इसका, नाम कौन है, भाभर के साउथ में पड़ेगा ये तराई। यानी ये अगर भाभर है तो ये तराई होगा। ठीक है? जैसे जैसे मतलब नदियाँ आगे बढ़ रही है, और ये कैसा होगा, यहाँ पर ही पानी आके सब नदियाँ एक साथ, जो जो छिपी हुई थी सब नदियाँ निकलने लगती है। जब निकलने लगती है तो लगता है ये पूरा एरिया गीला गीला सा हो जाता है, वेटलैंड बन जाता है। क्या हो जाता है? वेटलैंड हो जाता है। तो कैसा बनाता है इसका जो एरिया, कैसा है? रिवर्स रीइमर्ज, रिवर्स जो डिसअपियर हो गई थी। ये सब का फोटो चाहोगे तो देखोगे तो मिल जाएगा, देख के उसमें समझ में आएगा। अब यहाँ मैं फोटो तो नहीं दिखा सकता। रिवर्स रीइमर्ज एंड फॉर्म वेट मार्सी एंड स्वैम्पी एरिया। ये सब क्या है? मतलब ऐसा एरिया बनाते हैं जहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा हो, गीला काफ़ी ज़्यादा हो, वहाँ की मिट्टी में क्या हो? वाटर सबसे ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि वहाँ से रिवर्स रीइमर्ज हो रही है। ठीक है? तो ये बात आपको याद रखना होगा। इसी से वेटलैंड का फॉर्मेशन होता है। हमारे इंडिया में लगभग 37 वेटलैंड्स है, जो मेन है, उसके अलावा तो बहुत ही है। तो वो उन वेटलैंड्स का किससे फॉर्मेशन होता है? तराई से होता है। ठीक है? और ये क्यों होता है? क्योंकि नदियाँ एक साथ, बहुत सारी नदियाँ निकलना चालू करती है। जैसे कि एक नदी आगे निकली, इस वाले एरिया में थोड़ा सा छिप गई, इसके बाद से फिर निकली तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा? थोड़ा 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 ज़्यादा गीला होगा। क्यों? और यहाँ पर और नदी आके मिल, ये गीला 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 लगेगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका तराई का रीजन हो गया। यानी तराई क्या है? काफ़ी वहाँ पर ही वाटर होता है। जब पाकिस्तान से बंटवारा हुआ था इंडिया का, तो जो पाकिस्तान के लोग आए थे शुरुआत में, उनको यही तराई वाले रीजन में रखा गया था, क्योंकि जगह की कमी थी। अब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे भांगर और खद्दर, और फिर हमारा नॉर्दर्न प्लेन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। भांगर, तो जब ये दो चीज़ को पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ को मिटा दीजिए। यहाँ पर ये क्या? भंगार या भांगर, भांगर है और खादर है। अब इस चीज को समझिएगा। भांगर क्या है? ओल्ड अलुवियम, और खादर क्या है? न्यू अलुवियम। अब क्या हुआ, जब नदियां बहती, मान लीजिए कि ये नदियां बह रही है, ये नदी बह रही है, ये नदी के साइड का एरिया है जो क्या है? मिट्टी मिट्टी है। ठीक है? और ये क्या है? नदी फ्लो कर रही है। तो होता क्या है कि ये तो नदी नॉर्मली फ्लो कर रही है, लेकिन जब फ्लड आएगा तो नदी का जो पानी है वो यहाँ भी आएगा, और यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। ठीक है? ये मान के चलिए आप। तो हर साल क्या होता है? फ्लड आता है, और हर साल जो सेडिमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर ही लाके ऊपर वाले पार्ट में या नीचे वाले पार्ट में नदी क्या करती है? डिपोजिट कर देती है। यहाँ पर क्या करती? अलूवियम को लाकर डाल दी। ठीक है? ये अभी का बात है। होता है क्या है कि पहले जब फ्लड आता था, ये तो अभी फ्लड आता तो इतना वाला एरिया में मान लो आ गया। पहले जब फ्लड आता था तो पानी इससे बाहर निकलता था, इतना दूर दूर तक आता था, और जो एलुवियम लाता था उसको यहाँ यहाँ ला के भी छोड़ा है, यहाँ यहाँ ला के छोड़ा था। लेकिन ये पहले होता था, अभी क्या होता है? अभी बस यहीं तक छोड़ता है। ठीक है? तो यहाँ पर भी वो कुछ एलुवियम तो होगा ही, लेकिन ये पहले होता था, इसीलिए इसको कहें ओल्ड एलुवियम। यानी एक समय बहुत लाखों साल पहले ऐसा हुआ जो कि अब नहीं हो रहा है। और न्यू एलुवियम का मतलब क्या है कि हर साल होता है। यानी हर साल जो मिट्टी लाती है, जब बाढ़ आता है तो एक रिवर क्या करती है? अपने रिवर बैंक्स पे डिपॉजिट कर देती है। ये क्या है? रिवर बैंक है।
तो ये जो रिवर बैंक है, ये बिहार जो राज्य है, उत्तर प्रदेश है, ये रिवर बैंक के ही आधार पर, किनारे पर ही टिके हुए हैं, उपस्थित है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ओल्ड एलुवियम जो है ये तो एक बार बन गया, उसके बाद बार बार नहीं आता है, इसलिए ये थोड़ा क्या लेस फर्टाइल है। और ये क्या है, हर साल नया नया फ्रेश सॉइल लाते रहती है रिवर, दैट्स व्हाई इट इज मोर फर्टाइल। सो वी विल राइट डाउन द पॉइंट्स इन डिफरेंशिएशन, क्योंकि डिफरेंस आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन भांगर एंड खादर। तो इसके बीच में हम डिफरेंस लिख लेंगे। पहला तो डिफरेंस यही होगा कि ये क्या है, ओल्ड एलुवियम है, पहला डिफरेंस यही लिख देना, क्या है, ये ओल्ड एलुवियम है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, इसका जो हाइट है भांगर का, ये क्या, इसका हाइट कुछ ज्यादा है, ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन। और ये एरिया कहां लाई करेगा, लाई इन फ्लड प्लेन। ठीक है, ये क्या होगा, फर्टाइल कम होगा, यानी कि लेस फर्टाइल। ये क्या होगा, मोर फर्टाइल होगा, बहुत अच्छा होगा, इसका जो क्वालिटी होगा इसकी मिट्टी का, ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये हर साल आ रहा है। ये क्या न्यू है, ये आपको पता है। ठीक है, अब इसमें छोटे छोटे कंकड़ भी मिलेंगे, क्योंकि सालों के साथ ये क्या हुए, जम गए हैं, और ये क्या करते हैं, कैलकेरियस डिपॉजिट रखते हैं। ठीक है ना, कैलकेरियस डिपॉजिट्स, क्योंकि बहुत दिन तक जब एलुवियल रह जाता है तो क्या बना देता है, छोटे छोटे पत्थर बना देता है, जिसको हम लोग कंकड़ कहते हैं हिंदी में। ठीक है ना, कंकड़। इसमें होता ही नहीं तो क्या लिखना। एग्रीकल्चर के लिए कौन बेस्ट है, भांगर है कि खादर है, तो ये क्या है, बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर, बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। इसमें भी होता है थोड़ा बड़ा, लेकिन इसमें ये क्या है, ये बेस्ट है। तो इसके साथ हमारा नॉर्दर्न प्लेन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। नॉर्दर्न प्लेन में क्या था, हम लोग रिवराइन आइलैंड पढ़ लिए, दोआब पढ़ लिए, 3 बेल्ट में डिवाइडेड है, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए क्या कि भब्बार पढ़ लिए, तराई का छात्र पढ़ लिए, उसके बाद भांगर पढ़ लिए और खादर पढ़ लिए। इसके साथ हम लोग का प्लेन का टॉपिक खत्म हो गया। इसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लिए। भांगर क्या है, पुराना जो है नदी के ऊपर वाले एरिया में जहाँ तक फ्लड आता तो वहाँ नहीं पहुँच पाती रिवर, जो पहले बहुत पहले वहाँ पहुँची थी, वहाँ जो एलुवियम बना, दैट ओल्ड एलुवियम इज नोन एज भांगर विच इज लेस फर्टाइल। और जो न्यू खादर क्या है, जो हर साल फ्लड आती है, यानी कि जो फ्लड प्लेन है जहाँ बार बार बाढ़ आती है, जैसे कि बिहार वाले रीजन में, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, तो जहाँ बार बार बाढ़ आती है वहाँ पर ही कौन सा है, न्यू एलुवियम है। वहाँ की सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जैसे इसलिए हमारे यहाँ सॉइल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड इट इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। जो भी आप फसल लगाओगे वो लग सकता है। ठीक है, इसमें कंकड़ हो जाता है, इसमें नहीं होता है, और ये सारी बातें इसमें हो गई। अब लेक्चर और बड़ा ना करते हैं, यहाँ टॉपिक खत्म होता है। अगले में हम लोग प्लेट्यू के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, राधे।